तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध की, जिसमें अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। रविवार को अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। बंकर बस्टर बम से ईरान के परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया गया। 15 टन की वजन वाले इस बम का इस्तेमाल पहली बार अमेरिका ने किया है। इसके बाद अमेरिका ने कहा कि ईरान को सीज फायर के लिए आगे आना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान में तख्ता पलट जरूरी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि अगर मौजूदा शासन ईरान को महान बनाने में असमर्थ है तो इसका तख्ता पलट कर ईरान में नई रिजीम की स्थापना होनी चाहिए। ट्रंप ने ईरान को लेकर मेक ईरान ग्रेट अगेन का पोस्ट भी किया। साथ ईरान भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईरानी सांसद ने हॉर्मुज की खाड़ी को बंद करने पर अपनी मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी आखिरी फैसला ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को लेना है। इधर ईरान ने अमेरिका को धमकी दे दी है। ईरान ने अमेरिकी हमले को ईरान की पवित्र जमीन पर उल्लंघन बताया है। ईरान ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फकरी ने कहा कि मिस्टर ट्रंप गैम्बलर, आपसे युद्ध शुरू कर सकते हैं लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। ईरान के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी का एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब भी अमेरिका ने अतीत में ईरान के खिलाफ अपराध किए हैं उसे कड़ा जवाब मिला है और इस बार भी वही होगा। इधर अरब की खाड़ी में ईरान की नेवी उतर गई है। ईरानी नेवी के युद्धपोत, मिसाइल लॉन्चर और ड्रोन तैनात किए जा चुके हैं। किसी भी वक्त जंगी मिशन का आदेश जारी किया जा सकता है। वहीं ईरान ने यह भी कहा कि नुकसानों के बाद भी उसका यूरेनियम एनरिचमेंट का काम जारी रहेगा। आपको बता दें, इस बीच इजरायली सेना ने बड़ा दावा किया है कि उसने ईरान के 6 एयरपोर्ट पर हमला किया। हमले में 15 ईरानी एयरक्राफ्ट तबाह किए गए और रनवे को नुकसान पहुंचाया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने सोशल मीडिया पर इस हमले की जानकारी दी। आईडीएफ ने बताया कि हमले पश्चिमी, पूर्वी और सेंट्रल ईरान में स्थित एयरपोर्ट पर किए गए। इजरायली सेना ने यह भी कहा कि रनवे और भूमिगत बंकरों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा आईडीएफ के मुताबिक इन हवाई हमलों में F-15 और F-5 फाइटर जेट, रिफ्यूलिंग प्लेन और AH-1 कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर तबाह किए गए हैं। ईरान ने अब तक इन हमलों की पुष्टि नहीं की है। तो ईरान और इजराइल जंग पहले से ही विस्फोटक थी, लेकिन अब अमेरिका के हमलों ने उसे और भी भड़का दिया है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी से चिंताएं बढ़ गई हैं। संयुक्त राष्ट्र, IAEA, रूस, चीन, यूरोप और हर कोई बेचैन है। संयुक्त राष्ट्र परिषद की आपात बैठक में अमेरिका के हमलों पर तीखी बहस हुई। रूस, चीन और पाकिस्तान ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और साथ ही तत्काल युद्ध विराम की मांग करते हुए मसौदा प्रस्ताव भी रखा। वहीं यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यह हमला खतरनाक मोड़ है और इसका असर क्षेत्र से आगे तक होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम युद्ध के दलदल में जा रहे हैं और अब डिप्लोमेसी ही आखिरी उम्मीद है। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक कुल 1713 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया है। ईरान के मशहद से एक और प्लेन रविवार की रात 285 नागरिकों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा। इजराइल से जॉर्डन, मिस्र के रास्ते होते हुए भारतीयों की वापसी यहां पर हो रही है। सीधे इजराइल से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रिफत। मैं इस वक्त हूँ इसराइल के टेल अवीव में और यहाँ पर इसराइल से अब भारत के नागरिकों को इंडियन एम्बेसी की तरफ से इवैक्यूएट किया जा रहा है। कल 162 लोगों को जॉर्डन से इवैक्यूएट किया गया और आज जॉर्डन से 182 लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है और इजिप्ट से तकरीबन 90 लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे इंडियन नेशनल्स हैं, यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ से अब ये जो है इजिप्ट के रास्ते से जाएंगे। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इनको यहाँ पे बंकर में रखा गया है। ये बंकर है, शेल्टर है यहाँ पे और इनको यहाँ पे रखा गया है। ये देखिए किस तरीके का शेल्टर यहाँ पे रहता है। ये इंडियन एम्बेसी की तरफ से अरेंजमेंट्स किए गए हैं और यहाँ बहुत नीचे जाके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाता है। और ये अंडरग्राउंड बंकर्स हैं जहाँ पे इनको तब तक रखा जाता है जब तक गाड़ियों में बिठा के इनको इवैक्यूएट ना किया जाए। ये एक बहुत बड़ा बंकर है और यहाँ आप देख सकते हैं ये सारे इंडियन नेशनल्स हैं और इनको इजिप्ट के रास्ते से अब इवैक्यूएट किया जा रहा है। आपका शुभ नाम? रत्नदीप। क्या कहेंगे, अभी आप जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या ऐसा लगा कि जाने की ज़रूरत पड़ी आपको? ज़रूरत पड़ गया था कुछ दिनों से, क्योंकि जो हालात और स्थिति तो यहाँ पे थी वो बिगड़ते जा रहा था
और भारत सरकार ने जल्दी सबको इवैक्यूएट करने का डिसीजन लिया था और वो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि हम सभी अभी घर जा पा रहे हैं। तो इजराइल ईरान युद्ध में अब सीधे तौर पर अमेरिका कूद पड़ा है। ऐसे में जंग की ओर बढ़ने की आशंका गहरा गई है। तो आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। क्या और भड़केगी जंग? शाम 7:57 पर जरूर देखिए। चलिए बात करते हैं शेयर बाजार की। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच बाजार में दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 511 पॉइंट गिरा तो वहीं निफ्टी 141 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स भी निचले स्तर से रिकवर होते हुए दिखाई दिए। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं आज के बाजार का पूरा आउटलुक। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और आज की बात करी जाए तो बाजार का जो ट्रेंड देखने को मिला है वो नेगेटिव साइड में ही देखने को मिला है। ट्रिगर्स यहाँ पे कई सारे थे। जैसे ग्लोबल ट्रिगर की बात करी जाए तो यूएस ने जो ईरान के ऊपर अटैक किया है उससे जो चीज़ें हैं और भी ज़्यादा हीटअप होती हुई दिखाई दी है। इंडिया विक्स में काफ़ी तेज़ उछाल आया है। क्रूड ऑयल के जो दाम है वो भी अच्छे खासे बढ़ते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद जो मार्केट का रिएक्शन था वो नेगेटिव साइड में देखने को मिला है। अब बात कर ले स्टॉक स्पेसिफिक। सबसे पहले निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स तो देखिए ट्रेंड में ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी जिसके बाद यहाँ पे करीबन 4% का इजाफा देखने को मिला है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 3%, हिंडाल्को यहाँ पे करीबन 2% की मजबूती और बजाज फाइनेंस में करीब 1.25% का इजाफा देखने को मिला है। भाई अगर लूजिंग स्ट्रीक की बात करी जाए, देखिए आईटी में पूरा ही प्रेशर बना हुआ था क्योंकि एक्सेंचर के नंबर आए और जो ग्रोथ आउटलुक आया है वो काफी ज्यादा कमजोर आया, जिसके बाद इन्फोसिस में करीबन 3.25% की कमजोरी देखने को मिली है। लार्सन एंड टुब्रो 2.25%, एचसीएल टेक में 2.25% की कमजोरी, हीरो मोटोकॉर्प भी करीब 2% तक यहाँ पे गिरते हुए नजर आए हैं। मिड कैप की बात करी जाए तो एमआरपीएल में यहाँ पे अच्छे खासे गेन देखने को मिले हैं। करीबन 8% के पूना वाला फिनकॉप में करीबन 5.6% की तेजी। पॉली की आप ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, उसके बाद यहाँ पे करीबन 5% का इजाफा और डिक्सन टेक्नोलॉजी में भी करीब 4% के गेन आज के सत्र में देखे गए हैं। लूजिंग पॉकेट की बात करें तो एस्ट्रल में करीबन 4% की कमजोरी रही है और एकल फाइनेंशियल करीबन 3% टूटा है। पतंजलि फूड 2% और सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 2% तक की कमजोरी आज के सत्र में देखी गई है। इसके अलावा ऑटो पैक में आज काफी ज्यादा कमजोरी थी रेयर अर्थ मेटल्स के चलते। यहाँ पे जो पेन है वो काफी लंबे टाइम से दिखाई दे रहा है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो बाजार की नजर फिलहाल क्रूड के एक्शन पर है। ईरान इजराइल लड़ाई में अमेरिका के कूदने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने का खतरा बढ़ गया है। डिटेल्स लेते हैं हॉर्मस फटाकिया से। तो हॉर्मस, बताएं कच्चे तेल की सप्लाई के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना अहम है और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। जब से ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू हुई है तब से एक नाम जो है वो बार बार लिया जा रहा है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। और जब कल यूएस ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए उसके बाद ईरान की संसद ने यह प्रस्ताव पारित किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाए। मगर क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है? जवाब है नहीं, फिलहाल नहीं, क्योंकि इसका अंतिम फैसला जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई लेंगे। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर है कहाँ? ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ओमान और ईरान के बीच एक संकरा जलमार्ग है जो कि खाड़ी देशों को हिंद महासागर से जोड़ने का काम करता है। और ये संकरा इसलिए है क्योंकि शिपिंग लाइन जो है सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी है। अब ये 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लाइन की सिग्निफिकेंस क्या है ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे अहम तेल का ट्रांजिट पॉइंट है। हर चौथा कच्चे तेल का जहाज यहां से होकर गुजरता है। एशियाई देशों की 44% सप्लाई यहां से होकर गुजरती है और ओपेक देशों की भी ज्यादातर सप्लाई जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज द्वारा करी जाती है। अब अगर हम इसे नंबर्स के जरिए एक्सप्लेन करें तो लगभग 20 से 30% तेल और गैस की सप्लाई यहां से होती है और महीने में 3000 से ज्यादा जहाज इस इलाके से होकर गुजरते हैं। और अगर और इसे नंबर्स में देखें तो लगभग 2 करोड़ बैरल से ज्यादा जो है तेल का यहाँ से आवागमन होता है और 29 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस का यहाँ से आवागमन होता है। तो एक बहुत सिग्निफिकेंट इलाका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज माना जाता है एक दुनिया के तेल ट्रांजिट के लिए। अब अगर तेल की कीमतें बढ़ी है तो इसका भारत पर असर होना स्वाभाविक है और इसी वजह से अटकलें भी लगाई जा रही है कि भारत का इस पर क्या इंपैक्ट होगा। अब भारत की अगर हम बात करें तो प्रतिदिन लगभग 5.5 मिलियन बैरल्स इंपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें से लगभग 1.2 मिलियन बैरल्स जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से किए जाते हैं। अगर एलएनजी सप्लाई की बात करें तो लगभग आधी सप्लाई जो है घरेलू सोर्सेज से होती है, बाकी जो सप्लाई है कतार और गल्फ देशों से होती है। और कतार जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल नहीं करता है, तो ये एक पॉजिटिव है भारत के लिए। अब अगर सप्लाई पिक्चर तेल की अगर देखी जाए तो लगभग 90% सप्लाई जो है वो इंपोर्ट्स के जरिए होती है, जिसमें सिर्फ 40% वेस्ट एशिया और 38% रूस से होती है। और तेल का भंडार जो है उसमें हरदीप सिंह पुरी ने भी ये बयान दिया है कि भारत के पास
पर्याप्त तेल भंडार है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं और लगभग 40 देशों से जो है वो भारत का तेल आता है। और रूस का सहारा भी है क्योंकि 2025 में लगभग 21 से 22 लाख बैरल प्रतिदिन तेल जो है भारत ने रूस से खरीदा है। सुएज कनाल और प्रशांत महासागर से भी इस तेल की सप्लाई की जा सकती है। अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो भी जाता है तो भारत के पास दूसरे विकल्प क्या है? यूएस, ब्राजील, नाइजीरिया, अंगोला, इनसे भी आयात किया जा सकता है। इसमें से ज़्यादातर जो देश है वो ओपेक के मेंबर्स है। अगर हम बात करें, अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो इसका नतीजा क्या होगा? तेल और गैस की सप्लाई पे असर होगा, वो स्वाभाविक है। तेल और गैस की कीमतों में उछाल देखने मिलेगा, शिपिंग दरों में ज़बरदस्त उछाल देखने मिलेगा, महंगाई बढ़ने का खतरा होगा जिसकी चेतावनी फेड ने भी दी है, और ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी का खतरा हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। फिलहाल तो अब तक इसे बंद नहीं किया गया है। इतिहास गवाह है कि ईरान ने काफ़ी धमकियां दी है मगर ये बंद नहीं हुआ है। तो सारी नजरें जो है आगे चल के भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही होंगी। शुक्रिया हॉर्मास इस पूरी जानकारी के लिए। तो ईरान के संकट से भारत में क्रूड को लेकर चिंताएं गहरा गई हैं, लेकिन पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हाल के बरसों में भारत ने तेल इंपोर्ट के लिए अपनी स्ट्रैटेजी को डाइवर्सिफाई किया है और इसलिए अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। We are also confident that we can increase the supply of crude through other routes should the situation so warrant. We are in touch with all possible actors in this, the supply routes, etc. And I believe that there is no cause for any alarm on this score. Of course, we will be watching the unfolding situation. And the Honorable Prime Minister has already spoken with all the major leaders. He's had a long conversation with the President of Iran also and calling for de-escalation. इस बीच आपको बताएं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट के चलते शिपिंग कंपनियों में पंख लग गए हैं। जीई शिपिंग और एससीआई में आज अच्छी तेजी देखने को मिली है। डिटेल्स दे रही हैं कंचन नौटियाल। बेसिकली जो ये ईरान और ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वही एक वजह है इन शेयर्स में तेज़ी के पीछे का। देखिए, माना ये जा रहा है कि जो फ्रीट का प्राइस है उसमें हमें एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। स्पाइक वहाँ पे आता है तो जी शिपिंग और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसी कंपनीज है, वहाँ पे हमें अच्छी खासी तेज़ी जो है वो आगे चल के देखने को मिल सकती है। जब से यूएस ने स्ट्राइक किया है ईरान की न्यूक्लियर साइट में, तब से जो टेंशन है वो और भी ज़्यादा हीटअप यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। अब ईरान ने थ्रेट किया है, जैसे कि मेंशन भी किया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया जाएगा, लेकिन अभी भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। इसके अलावा जो बीडीआई है, बेसिकली वहां पे हमें पिछले एक हफ्ते में करीब 13.5% की गिरावट देखने को मिली है और माना यह जा रहा है अगर टेंशन और भी ज्यादा बढ़ती है तो ये जो गिरावट है और भी ज्यादा गहराती हुई हमें दिखाई देगी। इसके अलावा जो टैंकर की फ्री ट्रेड है उसमें भी अगर कोई डिस्ट्रप्शन आता है वहां पे भी हमें महंगाई जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। ब्रेंट क्रूड की बात करी जाए तो पिछले हाल ही के टाइम पे हमने इसे $81 प्रति बैरल तक जाते हुए देख लिया है और अगर टेंशन और बढ़ती है तो देखिए यहाँ पे जो प्राइस है वो हमें और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर ब्रेंट के जो प्राइस है उसमें $10 का अप्रॉक्सीमेटली अगर स्पाइक आता है तो इंडिया को तेल इंपोर्ट करने में करीब 13 से 14 बिलियन डॉलर जो है वो खर्च करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो जो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें हमें करीबन जो गहराई है वो और भी ज्यादा वाइडन होती हुई दिखाई देगी, करीब जीडीपी का 0.3%। इसके अलावा कंपनी वाइज इंपैक्ट देखा जाए तो जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है एज कंपेयर टू देयर पीयर्स, उनका जो फ्लीट है टैंकर्स का वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे इनको अच्छा खासा फायदा आता हुआ दिखाई दे सकता है। और जो अपस्ट्रीम कंपनीज है जैसे कि ओएनजीसी, उसको बढ़ते कच्चे तेल की कीमतों से एक अच्छा खासा इजाफा हो सकता है, लेकिन जो डाउनस्ट्रीम कंपनीज है जैसे कि आईओसी और बीपीसीएल, वहाँ पे जो मार्जिन है वहाँ पे एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन यही समझा जा रहा है इस टाइम पे कि अगर फ्रीट का जो प्राइस है वो ऊपर जाता है तो जी शिपिंग और साथ में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए फायदा है। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश होने के बाद डीजीसीए सेफ्टी ऑडिट में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत डीजीसीए रूटीन ऑडिट के अलावा स्पेशल ऑडिट भी करवाएगा। डिटेल्स ले लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं डीजीसीए कौन से बड़े बदलाव की तैयारी में है, खासतौर पर जब हम सेफ्टी ऑडिट की बात करते हैं तो? पिछले कुछ दिनों में हमें एविएशन सेक्टर में बड़े
एक्सीडेंट देखने को मिले हैं। खासतौर पे हमने अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होते हुए देखा, उसके बाद हमने केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश होते हुए देखा। तो अब जो डीजीसीए है उसको लगता है कि बहुत सारे लोगों को चिंताएं हैं, काफी सारी फ्लाइट्स सिक्योरिटी के चलते ही रीशेड्यूल हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं, तो लोगों को भी इसमें बहुत सारी चिंता है। तो डीजीसीए चाहता है कि जितने भी डिपार्टमेंट इस पूरे एविएशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं सबका एक स्पेशल ऑडिट कराया जाए। खासतौर पे कि इनका रूटीन ऑडिट तो होता ही है, लेकिन अब डीजीसीए चाहता है कि एक स्पेशल ऑडिट कराया जाए, चाहे वो शेड्यूल एयरलाइंस हो, कार्गो एयरलाइंस हो, या फिर नॉन शेड्यूल एयरलाइंस हो, या फिर जो कंपनियां हैं उनके एमआरओ ऑपरेशन हो, उनके फ्लाइंग स्कूल्स के ऑपरेशन हो, इन सब का एक ऑडिट कराया जाएगा। और खासतौर पे कि ऑडिट के बाद जितनी भी कमियां निकल करके आएंगी उनको इन एयरलाइंस कंपनियों को दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि आप अगले 15 दिनों के अंदर इन कमियों को दूर कीजिए। तो इसके बाद से ये उम्मीद है कि जब ये सारा ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा तो जितने भी लोग हैं उनका एविएशन सेक्टर के ऊपर भरोसा बढ़ेगा, उनको लगेगा कि हाँ अब कुछ निकल करके आया, जितनी भी कमियां इसमें थी वो दूर कर ली गई है और उसके बाद लोग पहले की तरह ही अपना सफर कर पाएंगे। जी शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आ गए हैं। गुजरात की 2, पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब की 1-1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। गुजरात के विसावदर सीट पर आप कैंडिडेट गोपाल इटालिया ने जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा के कीर्ति पटेल को हराया। गुजरात की कडी सीट पर भाजपा के राजेंद्र चावड़ा ने कांग्रेस कैंडिडेट रमेश भाई चावड़ा को 39,000 से ज्यादा वोटों से हराया। वहीं बात करें पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर तो यहां पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट संजीव अरोड़ा ने 10,000 वोटों से जीत हासिल की है। केरल के नीलांबुर सीट कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के आर्यदान शौकत ने जीती है। पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर टीएमसी जीती है। 4 राज्यों की सभी 5 सीटों पर 19 जून को मतदान हुआ था। अब बात मॉनसून की। मॉनसून अपने दूसरे चरण में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब तक देश के 26 राज्यों को कवर कर चुका है। गुजरात के सूरत में रविवार शाम मॉनसून की दस्तक के बाद 24 घंटे में 7 इंच बारिश दर्ज की गई है, जिससे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। बात करें मध्य प्रदेश की तो यहां अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। राजस्थान के माउंट आबू में भी 7 इंच बारिश हुई, जिससे कई इलाकों का संपर्क टूट गया। ओडिशा के कई गांव बाढ़ जैसी में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि कुछ इलाकों में बिजली गिरने और तेज हवाओं का अलर्ट भी जारी किया गया है। अमेज़न के जरिए अब आप सिर्फ शॉपिंग ही नहीं बल्कि घर बैठे मेडिकल चेकअप भी करा सकते हैं। दरअसल अमेज़न इंडिया के ग्राहक अब अपने ऐप पर डायग्नोस्टिक परीक्षण बुक करा सकते हैं। कंपनी ने अपनी नई सर्विस अमेज़न डायग्नोस्टिक्स के तहत ये सुविधा शुरू की है, जो लोगों को एक क्लिक पर लैब टेस्ट बुकिंग, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग और डिजिटल रिपोर्ट एक्सेस जैसी सुविधाएं दे रही है। जानकारी के मुताबिक ग्राहक को घर बैठे 800 से ज्यादा मेडिकल टेस्ट की सुविधा मिलने वाली है। इसमें रूटीन चेकअप से लेकर सीबीसी, प्लेटलेट काउंट जैसे स्पेशल टेस्ट भी शामिल होंगे। साथ ही सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक सैंपल कलेक्शन शेड्यूल करने की सुविधा भी दी जाएगी। वहीं पूरी रिपोर्ट सीधे अमेज़न ऐप के जरिए एक्सेस की जा सकेगी। इसके लिए आपको किसी भी लैब में जाने की जरूरत नहीं होगी, यानी सब कुछ आप घर बैठे ही पूरा कर सकेंगे। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। अगर आप आईएएस, आईपीएस इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए हैं तो भी आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। इसके लिए यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। क्या है ये पोर्टल और कैसे मिलेगा इस पोर्टल के जरिए मौका, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।